इसका होता है 6। और कन्फिग्रेशन अगर करके देखें KLM शेल में तो ये आ जाता है 2 and 4। अब देखिए इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इसके बाहर K शेल होगा, इसके और बाहर क्या होगा L शेल। तो K शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास कितने हैं, अभी के लिए हमारे पास 4 हैं। अब यहाँ पे ना स्पेसेस हैं खाली। क्यों खाली हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एल शेल के पास तो होते हैं 8, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो अभी क्या कार्बन करेगा, कार्बन ये डिमांड कर रहा है कि उसके पास कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, सो दैट जो इसके ये खाली वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर पाएँ। अब देखिए न्यूक्लियस आपको पता ही है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है 6। अब देखिए क्या होगा अगर तो इलेक्ट्रॉन के कार्बन के पास ना दो ऑप्शंस हैं, या तो वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स को या वो लूज़ कर ले। लेकिन कार्बन इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर बच्चों कार्बन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ से गेन कर लिए, लेकिन न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास 6। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए, 6 पॉजिटिव चार्जेस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखना बहुत डिफिकल्ट होगा। 10 ही तो हो जाएंगे ना, क्योंकि 4 उसने गेन कर लिए। अगर यहाँ पे 4 गेन कर देगा, 4 + 4 8 एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब 6 प्रोटॉन्स के लिए, 6 पॉजिटिव चार्जेस के लिए, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉजिटिव चार्ज हो गए। 6 पॉजिटिव चार्जेस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो ये ऑप्शन भी चूज़ नहीं करेगा। अब अगर वो लूज़ करना चाहे, वो चाहे कि मैं स्टेबल हो जाता हूँ, मेरे पास जो K शेल में उसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं और बाकी के जो 4 पड़े हुए हैं L शेल में वो क्या हो जाएंगे, वो लूज़ कर देता हूँ मैं, सो दैट K शेल मेरा स्टेबल हो जाए। लेकिन वो लूज़ भी नहीं कर सकता। क्यों? जब वो बच्चों लूज़ करेगा तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। और क्या बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास न्यूक्लियस में, वो तो हैं 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स के साथ, फिर ये बाइंडिंग का इश्यू आ गया। तो ना वो लूज़ कर सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। लेकिन अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा शेयरिंग। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करते और गेन भी नहीं करते और शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे। अब देखिए बच्चों, हमने कोवलेंट बॉन्डिंग समझा अभी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके जो एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। K शेल में उसके सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दैट उसकी K शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो अपने आप को स्टेबल कर सके। अब क्या करेगा हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया ना, H2 था, तभी तो हम H2 लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो गया, अब देखो ये अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करा तो ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं KLM शेल में, ये तो आ गए 2 and 6। अब देखिए इस शेल में M शेल की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एक L शेल में ही है हम। इसको स्टेबल होने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब देखिए ना, ये लूज़, अगर इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियस आ गया, ये K शेल आ गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आ गया ऑक्सीजन का L शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है स्पेसेस खाली हैं हमारे पास। अब हम एक और बनाएंगे ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए K शेल में। अब क्या आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास स्पेसेस खाली हैं क्योंकि इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ये बना लेंगे, शेयर कर लेंगे।
जब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो यहाँ से ले लेंगे, और जब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स तो वो इसको ले लो। तो ये शेयरिंग हो गई ना। अब इन्होंने किए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर, तो हम लिखेंगे इसको डबल बॉन्ड। यही चीज़ यहाँ पे करी हुई है। देखिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने किया ना चेंज। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, एक हाइड्रोजन का हो रहा था, दूसरा भी एक ही हाइड्रोजन का हो रहा था, तो ये बना गया सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल ऑक्सीजन बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे ही आप नाइट्रोजन का करके देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब इस नाइट्रोजन को चाहिए होंगे तो वो 3 वहाँ से ले लेगा, जब इस नाइट्रोजन को चाहिए होंगे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक ही समय में एक एलिमेंट के जा रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आई होप आपको ये जो पेज है वो क्लियर हो गया, विच इज़ पेज नंबर 60। फिर भी मैं आपको बोलूँगी, अगर आप इस जो टेक्स्ट को रीड कर